आज की हमारी यात्रा झारखंड की राजधानी रांची के दूरदर्शन केंद्र से हजारीबाग के दारू प्रखंड की ओर है, जहां पर किसान वैज्ञानिक पद्धति से लेमन ग्रास की खेती बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। यहाँ पर न सिर्फ खेती की जा रही है, बल्कि लेमन ग्रास के विभिन्न उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाजारीकरण के लिए इन उत्पादों को डब्बा बंद प्रोसेस भी किया जा रहा है। तो ये है मेरा इंडिया में आज के इस सफर में आप सभी का स्वागत करते हैं और चलते हैं लेकर आपको हजारीबाग जिले की ओर। रांची से निकलते समय रास्ते में हमें मिलता है खेलगांव, जो कि 275 एकड़ की भूमि पर फैला हुआ है। इसे मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स होटवार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उद्घाटन सन 2011 में 34वें राष्ट्रीय खेल के समय किया गया है। इसे अत्याधुनिक तकनीक से तैयार किया गया है। अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए अब हम आ पहुँचे हैं और मांझी। यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान स्थित है। ये उद्यान रांची का सबसे बड़ा उद्यान है। यहाँ पर सालों भर सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। इस उद्यान में नौका विहार के साथ साथ कई प्रकार के जानवर और साथ ही कई प्रजातियों के पंछी भी देखे जा सकते हैं। रांची से रामगढ़ पहुंचने के क्रम में हमें गुजरना पड़ता है चुटुपालू घाटी से। इस घाटी को पहाड़ों को काटकर बनाया गया है, जो कि देखने में काफी मनोरम लगता है। अपने सफर में आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं रामगढ़ जिले में। यहाँ पर स्थित है रजरप्पा मंदिर, जो कि रामगढ़ से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रजरप्पा में भैरवी, भीड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है छिन्नमस्तिका मंदिर, जिसे प्रचंड चंडिके के रूप में भी जाना जाता है। पुराणों में रजरप्पा मंदिर का उल्लेख शक्ति पीठ के रूप में मिलता है। यहाँ से माँ का आशीर्वाद लेने के बाद हम बढ़ते हैं हजारीबाग जिले की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं हजारीबाग शहर में। शहर के दिल में बसता है हजारीबाग झील। यहाँ पर झीलों का जाल है, जो न सिर्फ इस शहर की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। झील विभिन्न हिस्सों पर 7 भागों के साथ कृत्रिम झीलों की एक श्रृंखला है, ताकि पानी एक स्पिल चैनल के माध्यम से दूसरी झील पर फैल जाए। यहाँ के आसपास के निवासी अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नित्य प्रतिदिन टहलने और व्यायाम करने आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने गंतव्य स्थान दारू प्रखंड की ओर, और यहाँ पर आते ही वातावरण में लेमन ग्रास की सुगंधित हवा बह रही है। यहाँ सिर्फ लेमन ग्रास ही नहीं, बल्कि तुलसी, हरे बहरे और आंवला के औषधीय उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इसी क्रम में हम जानते हैं कि क्या है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को नींबू घास के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सुगंधित पौधों में एक महत्वपूर्ण पौधा है। इसके पत्तों से तेल निकाला जाता है। इस तेल का उपयोग औषधियों के निर्माण, उच्च कोटि के इत्र बनाने एवं विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इस तेल के उत्पादन का मुख्य कारण उसमें पाया जाने वाला साइट्रल सांद्रण है। देश में विटामिन ए के संश्लेषण नींबू तेल की मांग काफी है। झारखंड में भी आजीविका मिशन में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत गांव-गांव में इसकी खेती की जानकारी दी जा रही है और तेल के साथ साथ इसके डंठल का भी निर्यात किया जा रहा है। हम लोग फिनाइल बना रहे थे। हम लोग तो थोड़ा पहले बनाए थे ऑर्गेनिक फिनाइल। अभी आपको हम बता रहे हैं केमिकल वाला कंपाउंड मिला के। इसमें कंपाउंड और लेमन ग्रास का ऑयल और सेट्रोनिला का ऑयल तीनों मिला करके हम लोग आज केमिकल वाला फिनाइल बना रहे हैं।
इसमें हम लोग पानी लेते हैं, लेकिन नॉर्मल पानी जो पीने में यूज़ करते हैं वो पानी नहीं चाहिए हम लोग को। मिनरल वाटर जो बॉटल में आता है 20 लीटर का जार में, वो पानी, ताकि उसमें फंगस बैक्टीरिया ना लगे, इसके लिए पानी यूज़ करते हैं। और उसमें हम लोग 20 लीटर पानी है अगर, तो 1 लीटर कंपाउंड मिलाते हैं और 10 ml हम लोग उसमें सेटोनिला का ऑयल और 30 ml लेमन ग्रास का ऑयल मिला करके उसमें सब कुछ मिला करके एक डंडा सहारा से हाथ से नहीं छूना है, क्योंकि उसमें केमिकल है। उसके बाद उसको गोल गोल नहीं घुमा के दाहिने से बायां और बायां से दायां घुमाते हुए जब तक वो पूरा मिक्सचर मिक्स होके ऑयल पूरा उसमें घुल ना जाए तब तक उसको मिलाना है। और इसी तरह से बनाते हैं दीदी, और फिर हम लोग पैकेजिंग करके लेबलिंग कर देते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। समय समय पर खुशबू महिला स्वयं सहायता समूह लेमन ग्रास की खेती की जानकारी अन्य महिला किसानों को भी देती है। इससे होने वाले आमदनी और इसके बाजारीकरण की दिशा तय करने में सहयोग करती है। बाजार तक पहुंचने के लिए लेमन ग्रास के साथ तुलसी से बने तेल का भी निर्माण किया जा रहा है। भारतीय धर्म और संस्कृति में तुलसी को इसके गुणों की वजह से सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। भारतीय संस्कृति में तुलसी पूजनीय है। इसका धार्मिक महत्व तो है ही, इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी को एक औषधि के रूप में जाना जाता है। हजारों सालों से विभिन्न रोगों का इलाज इसके द्वारा किया जा रहा है। मैं सिमसोमिया लगाए हूँ और उसमें फायदे है कि सिमसोमिया से किसी तरह का खांसी हो गया, जुकाम हो गया, किसी का दामा हो गया, हार्ट अटैक का जो होता है, वो सभी बीमारियों में हमको वो फायदेमंद है। उसको चाय बना के पीने से हमको बुखार नहीं आने देगा शरीर में, और मेरा शरीर अच्छा से स्वस्थ रहेगा। उसको पानी में भी डाल के पी सकते हैं, उसका तेल का भी यूज कर सकते हैं, उसका पत्ता का भी यूज चाय के साथ में हम लोग लेते हैं। और इससे बहुत सारा बीमारियों को मेरे शरीर को ये ठीक करता है। और इससे तेल भी बहुत अच्छा निकलता है। हम लोग पिछले बार जब तेल निकाले तो 1 क्विंटल में 3 लीटर तेल निकल जाता है। तो अच्छा, मेरा इससे बेनिफिट भी अच्छा होता है कि अगर 1 एकड़ में हम लोग लगाएंगे तो इसमें 1 लाख का ही मेरा फायदा है। इसमें कोई भी दीदी है कि हम लोग 3 या 4 महीना खेती करेंगे ना, तो मेरा 1 एकड़ में मुश्किल से 10-20 हज़ार से ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन इसको लगाएंगे अगर यदि, तो मेरा 1 लाख का इनकम आ सकता है 3 महीना के अंदर, 75 दिन के अंदर। इसलिए हम लोग का है कि पिछले बार लगाए थे और फिर लगाने के लिए सोच रहे हैं कि ज़्यादा पैमाने पर हम लोग सभी दीदी मिलके और अपना अपना एकड़ जितना भी मेरे पास ज़मीन है सभी दीदी के पास, उतना में सभी दीदी इच्छुक है कि हम ये सिमसोमिया ही लगाएंगे और सभी लोग हम लोग सभी दीदी मिलके अपना फ़ायदा उठाएंगे और बेरोजगार को रोजगार में लाएंगे। चूँकि लेमन ग्रास की खेती काफ़ी प्रचलित नहीं थी, इसकी वजह से काफ़ी कम ही लोग इसे किया करते थे, लेकिन अब इसके गुणों को जानकर लोग इसकी खेती से जुड़ने लगे हैं। इसकी खेती से जुड़ने के लिए बेहद ज़रूरी है इसका प्रशिक्षण होना, ताकि वैज्ञानिक तरीके से बेहतर तरीके से लेमन ग्रास की खेती की जा सके। लेमन ग्रास का जो पौधा है वो विटामिन ए से भरपूर होता है। हमारा जो औषधीय पौधा है पहले ये बाहर ही होता था, अक्सर विदेशों में होता था। ये अभी अभी इंडिया में लाया गया है, और अगर पहले करते भी थे तो झारखंड में स्पेशली ये नया है। इसलिए जब तक किसी भी चीज़ का प्रशिक्षण नहीं मिलेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ बेचना है, किसको बेचना है, तब तक दीदी लोग के लिए ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये ग्रामीण महिलाएं हैं और इनका हाथ पकड़ के उसी तरह चलाना ज़रूरी है। जिस तरह एक छोटे बच्चे को, एक छोटा जो क्रॉलिंग बेबी होता है, उसको कुछ भी सिखाने के लिए हाथ पकड़ के पहले उसका उंगली पकड़ के ले जाना चाहिए। इसी तरह ये प्रशिक्षण भी ज़रूरी है लेमन ग्रास का। इसकी जानकारी कि इस्तेमाल कहाँ होता है, क्योंकि
जब तक हम इस्तेमाल नहीं बताएंगे वो करने के इच्छुक नहीं होंगे। तो पहले हम इस्तेमाल बताते हैं कि लेमन ग्रास क्यों ज़रूरी है, कहाँ इस्तेमाल होता है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं, ये बताते हैं। उसके बाद हम उनको ये बताते हैं कि कहाँ मिलेगी आपको स्लिप। अब आप सब कुछ ले लिए, ट्रेनिंग ले लिए, आप जान गए कि उसका यूज़ क्या है। अब उनको चाहिए कि हमें स्लिप चाहिए खेती करने के लिए, तो स्लिप हमें झारखंड सरकार के द्वारा मिल जाता है, जो JSLPS है वो प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद स्लिप लेने के बाद हमें खेती करने का तरीका बताया जाता है कि कितने खेत में, कितनी जगह में और कितनी दूरी में ये लेमन ग्रास लगाना है। तो उस हिसाब से हमें पहले लेमन ग्रास की यूजेस, फिर उसका स्लिप कहाँ मिलेगा, फिर उसको कैसे लगाना है, उसका देखरेख कैसे करना है, और फिर उसके बाद आखिरी होता है कि हमें इसको अगर लगा लिए हैं तो हम उसको बेचेंगे कहाँ। आपको हम ये बताते चले कि लेमन ग्रास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त है। उच्च ताप और धूप की उपस्थिति में पौधों में तेल की मात्रा बढ़ती है। लगभग सभी प्रकार की भूमि में इसकी खेती की जा सकती है। दोमट उपजाऊ मिट्टी अधिक अच्छी होती है, पर बालू युक्त चिकनी मिट्टी, लेटेराइट और बारानी क्षेत्रों में भी उपजाई जा सकती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है, जिसे महिला समूह सफलतापूर्वक कर रही है। लेमन ग्रास का खेती में हम लोग को फ़ायदा ये हुआ है कि हम लोग मतलब अकेले खुद कर रहे हैं। हम लोग का ज़मीन जो है टुकड़ों में बटा हुआ है, और टुकड़ों में बटे होने के चलते जो है हम लोग खेती जो है लेमन ग्रास जो है बंजर भूमि में होता है, जहाँ पे मतलब उपजाऊ नहीं हो रहा है, उस ज़मीन में भी हम लोग कुछ लगा करके अपना फ़ायदा लेना है। उपजाऊ ज़मीन में लगाएंगे तो हमारा जो उपजाऊ फसल हो रहा था वो उसका फ़ायदा हम लोग को डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए जो जिसमें हम लोग उपज नहीं कर पा रहे हैं उस ज़मीन में हम लोग उसको लेमन ग्रास को लगाते हैं। और वो लेमन ग्रास घास ही है, तो घास को लगाने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तभी उसका तेल निकल पाएगा और उसका डायरेक्ट हमको मतलब कुछ हमारी कमाई हो पाएगी। तो इसके लिए हमको ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता है, और किसी भी फार्मर के पास उतना ज़मीन, मतलब हम किसान के पास उतना ज़मीन नहीं है। और अगर समूह के हम लोग पूरे समूह के दीदी लोग साथ में मिल करके करें तो मतलब 10 एकड़ में लगाना तो 10 एकड़ संभव हो जाता है। और अगर इस ये में करवाए तो सरकार का बहुत सारा लाभ भी है कि हम लोग अगर बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो हम लोग को नर्सरी लगाने का भी पैसा, वहाँ पे मुआवजा कुछ मिलता है, वो भी फ़ायदा हम लोग को मिल जाता है। और उसके बाद फिर लेमन ग्रास की खेती हुई, साथ में हम लोग उसका घेराव किए, बचाव भी कर पा रहे हैं बाहरी चीज़ से, और साथ में हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, श्रमदान भी कर रहे हैं। तो ये जो सहयोग हम लोग को 15 दीदी का 13 दीदी का मिल पाता है वो समूह के बगैर संभव नहीं हो पाएगा। और तब जा कर के हमारी खेती बड़े पैमाने पे होती है, और उसके बाद फिर हम लोग उसका सही जो है लाभ हम लोग को मिल पाता है। औषधीय उत्पादों में त्रिफला चूर्ण भी महिला समूह द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। ये त्रिफला जैसा इसका नाम है वैसे ये 3 फलों से मिलकर बनता है। इसके लिए सबसे पहले हम हरड़ लेते हैं, बहेर लेते हैं और आंवला, ये तीनों को बराबर मात्रा में लेते हैं और इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाकर इसके छिलके को निकाल लेते हैं, और बीच की जो गुठली होते हैं उसे अलग करके तीनों मिला करके उसको चूर्ण बना दिया जाता है। और चूर्ण को अच्छी तरह से पतले या फिर हल्के पतला करके हम उसे यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं। और इसके फायदे क्या है? त्रिफला के बहुत सारे फ़ायदे हैं दीदी, जैसे कि ये नेचुरल फलों से बनता है तो ये गैस के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये डायबिटीज़ जैसे मधुमेह बीमारी होती है उसके लिए भी बहुत कारगर होती है। ब्लड प्योरीफायर भी का भी काम करती है, और भी कई सारी बीमारियों में भी बहुत अच्छे काम देते हैं, जैसे खांसी वगैरह हो गया उसमें भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेमन ग्रास के लिए खेत की तैयारी के समय कंपोस्ट या गोबर की सड़ी खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देकर अच्छी तरह मिला लेते हैं। नत्रजन की आधी मात्रा रोपाई के समय एवं शेष मात्रा 2 किश्तों में 2-2 माह के बाद दे। जैविक विधि में रासायनिक खाद के बदले केचुआ खाद, कंपोस्ट और करंच की खल्ली दी जाती है। हम लोग गोबर, जो गाय का गोबर होता है उसको पहले हम लोग देते हैं खाद में। उसके बाद फिर जैसे जैसे उसका खाद का ज़रूरत होता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है फिर खाद देते हैं, और बाद फिर और थोड़ा सा बड़ा होता है तब खाद देते हैं। लेकिन लगाने के पहले हम लोग गोबर वाला खाद देते हैं। गोबर वाला खाद देने से वो जो जैसे बच्चा जैसे होता है, जैसे छोटा से ही कैसे उसको मजबूत खाना मिलना चाहिए, माँ का दूध मिलना चाहिए, इसी तरह उसको भी गोबर चाहिए और अच्छा पौष्टिक गोबर चाहिए। जैसे पुराना गोबर हो
धूरा जैसे होता है वैसा। कच्चा गोबर बारी में नहीं देना चाहिए। उसके बाद उसको देने से होता है कि उसका जो कली निकलेगा ना वो मजबूत निकलेगा, उसका ग्रोथ भी अच्छा होगा, हरा रहेगा। और नहीं दीजिएगा तो वही पीलापन हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि रोपाई के 1 माह के बाद खरपतवार की निकाई गुड़ाई किस तरह किया जाता है। 2-3 बार निकाई गुड़ाई के बाद घास पात नहीं रहते और खेत साफ रहता है। लेमन ग्रास 5 वर्षीय फसल है, अतः हर कटाई के बाद खाद या उर्वरक देना आवश्यक है। तो उसमें दीदी सब बताई, सब लेमन ग्रास तुलसी के बारे में, फ़ायदा के बारे में बताई। तो हमको भी लगा कि हम भी इसमें जुड़ के कुछ काम कर सकते हैं। तो इसमें फिर हम जुड़े, तो जुड़ने के बाद फिर हमको इस सब का स्लिप मिला, बीज। तो बीज हम लगाएं, तो अभी तक हम लगाएं हैं तो इसमें तो पहले से कुछ फ़ायदा हुआ है मेरा। फर्स्ट कटिंग में तो कम होता है, मगर सेकेंड सिटिंग में ज़्यादा होता है। क्या कि पहले से में होता है ना कि इसका ज़्यादा ग्रोथ नहीं फैलता है। तो एक बार कटिंग होने के बाद फिर इसका ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ते जाता है, होता है। तो उससे दुगनी हमारा आमदनी बढ़ती है। तो यही खेती से हम लोग जुड़े हैं, तो अभी हम लोग पहले से स्थिति अभी ठीक है हम लोग। लेमन ग्रास की सिंचाई के लिए जल की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती। रोपाई के पश्चात भूमि में नमी होना जरूरी है। गर्मियों में 10 दिनों के अंतराल एवं सर्दियों में 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पे क्रॉप इंटेंसिटी रेट 126% के आसपास है, इस तरह के एरिया जहाँ पे जो भी खेती होती है वो मैक्सिमम वर्षा पर आधारित होती है। इस तरह के इलाकों में औषधीय पौधों की खेती एक अच्छा विकल्प के रूप में सामने आ रही है। तुलसी, पामारोजा, लेमन ग्रास और खस की खेती का एक बहुत ही अच्छा स्कोप है, क्योंकि यदि इसको साल में इसकी खेती यदि साल में एक बार जून जुलाई के समय पे हो जाती है तो ये 4-5 सालों तक कंटिन्यूसली चलते रहती है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। लेमन ग्रास 5 वर्षीय फसल है। इसे एक बार लगाने के बाद 5 सालों तक समय समय पर इसकी कटाई की जा सकती है। वहीं अगर बंजर भूमि में इसे लगाया गया हो तो 3 साल के बाद इसे बदल देना चाहिए। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत लेमन ग्रास से अगरबत्ती का निर्माण कर महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। वैसे तो अगरबत्ती का उपयोग लगभग प्रत्येक भारतीय घर, दुकान तथा पूजा अर्चना के स्थान पर अनिवार्य रूप से किया जाता है। सुबह की दिनचर्या का आरंभ करने से पहले प्रत्येक घर में अगरबत्ती जलाई जाती है, जो स्वतः ही इस उत्पाद की व्यापक खपत को दर्शाता है। जहां इन महिलाओं द्वारा बनाए गए अगरबत्ती पूजा पाठ के काम आते हैं, वहीं इनके द्वारा निर्मित अगरबत्ती की सुगंध की वजह से मच्छर इनके आसपास भी नहीं फटकते। ये पूरी तरह से जैविक है। वहीं लेमन ग्रास के और भी कई फायदे हैं। हम लोग चारकोल वगैरह लेते हैं और उसमें लाल पाउडर, जिकेट पाउडर सब मिला करके हम लोग प्रीमिक्स पाउडर बनाते हैं। उसको मसाला को गूँथ करके बम्बू स्टिक से हम लोग बेल करके उसको तैयार करते हैं। और फिर सेंट्रोनीला या लेमन ग्रास का सेंट उसमें डीपी तेल डाल करके सेंट करते हैं, पैकेट में पैकिंग करते हैं और उसको मार्केटिंग तक हम लोग करते हैं। और मतलब हम लोग समूह का दीदी ही करते हैं, 10 दीदी या 12 दीदी मिल करके हम लोग एक समूह बनाए हैं। समूह में सारे दीदी हम लोग काम करते हैं। लेमन ग्रास की खेती किस तरह से की जाए, इसकी जानकारी अभी भी लोगों के पास कम है, लेकिन इसकी खेती का बहुत ही आसान तरीका है।
आसानी से आप स्लिप लाकर इसे खेतों में लगा सकते हैं। लेमन ग्रास जो है वो औषधि के रूप में इस तरह से होता है, उसका औषधीय रूप दो तरीके से होता है। एक तो स्किन केयर बनता है उससे, जो औषधीय स्किन केयर एक कॉस्मेटिक जो हर्बल कॉस्मेटिक्स बन रहे हैं। दूसरा चीज़ होता है हमारा दवा बनती है उससे, जैसे जो हम खाते हैं विटामिन ए उसमें बहुत ज़्यादा होता है, उसमें सिट्रल की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो जो हम विटामिन ए का टेबलेट खाते हैं वो इसमें जो प्रेजेंट विटामिन ए में जो लेमन ग्रास में जो सिट्रल प्रेजेंट होता है उससे विटामिन ए का टेबलेट बनता है। उसके बाद इसका औषधीय पौधा होता है, किसी भी दर्द में ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। इसका जो तेल है आप उसको डायरेक्ट अगर दर्द पे लगा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ होता है। उसके बाद तीसरा होता है आपका स्किन केयर का बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपको दाने निकल रहे हैं, रैशेज़ हो रहा है, तो जो आपको होम्योपैथी दवा खा रहे हैं या आप खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तेल को 2 बूंद पानी में डाल दीजिए और आप इसको नॉर्मल नहा लीजिए, आपका जो घमौरी का परेशानी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक तो ये प्रॉफिट हो गया। उसके बाद दवा के तौर पर इसको आप गैस के लिए, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, इसकी अगर आप चाय बना के पी रहे हैं तो इसकी पत्तियों से आपको गैस में, पेट की बहुत सारी तकलीफ़ों में इसका राहत मिलता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है। और उसके बाद अगर आपको इंटरनली ब्लड प्यूरीफायर का भी कई हद तक काम करता है, क्योंकि जब हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ हम पीने के रूप में लेते हैं ना तो वो बहुत अच्छा होता है, जो ठंडा होता है, इसलिए ये हमारे पाचन क्रिया के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके बाद बच्चों को, अगर छोटे बच्चे हैं तो मालिश के लिए हम इसको डायरेक्ट तो नहीं बोलते, तेल में मिलाकर लगाने से स्किन उनकी बहुत अच्छी होती है, किसी भी तरह का उनको एलर्जी नहीं होता, क्योंकि एंटीबैक्टीरियल भी होता है और एंटीवायरल भी होता है। लेमन ग्रास को काटने के बाद तेल निकाला जा सकता है या फिर 24 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ देते हैं। वाष्प आसवन जलो आसवन विधि में फसल को काटकर छोटे टुकड़ों में कर आसवन टैंक में डाला जाता है। आसवन की क्रिया प्रारंभ होने के साथ ही सेपरेटर में तेल इकट्ठा होने लगता है। पानी में अघुलनशील तथा हल्के होने के कारण तेल पानी के ऊपर तैरता है, जिसे अलग कर दिया जाता है। यहाँ मार्केटिंग का काम 3 तरह से हो रहा है, ठीक है। पहला मार्केट हमारा इंटरनल मार्केट है, जो हमारा SHG VO जो स्वयं सहायता समूह है उसके ऊपर जो ग्राम संगठन है और जो हमारा CLF है वो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, क्योंकि यहाँ जो 600 SHG हैं और वही हमारा एक तरह से मार्केट है, क्योंकि 600 SHG मतलब 6000 परिवार हमसे जुड़ा हुआ है। तो जो हम फिनाइल बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं या लेमन ग्रास का ऑयल बना रहे हैं तो काफ़ी हद तक ये यहीं पे खपत हो जाता है। और इसके बाद हमारा दूसरा मार्केट होता है MKSPS JSLPS, जो हमें स्टॉल प्रोवाइड कराता है। जैसे सरकार की तरफ से कहीं मेला लगा तो हमें वहाँ पे ऑफ़र दिया जाता है कि आप आइए, जो आप अपना बना रहे हैं वो सारे सामान को वहाँ पे ले जाकर बेचिए। तो एक मार्केट हमारा वो हो जाता है। और तीसरा हमारा खुला बाज़ार है, जैसे हम फ्री हैं, जब हमारा FPC रजिस्टर्ड हो गया है तो हम फ्री हैं कि हम इसको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में कहीं भी बेच सके। तो बाहर जो हमारे व्यापारी होते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट करके, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ऐसा माना जाता है कि जो सामान मैन्युफैक्चर्ड होता है वो प्योर होता है, उसमें मिलावट की जो आशंका होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हमसे जो व्यापारी होते हैं वो खरीदने में कतराते नहीं हैं और उनका दीदी लोग के साथ जो विश्वास है वो पूरी तरीके से बना हुआ रहता है। तो एक बाज़ार हमारा वो है, एक इंटरनल, और दूसरा हमारा मिला। तो इस सब से क्या होता है, काफ़ी तरह से लाभ हो जाता है कि दीदी लोग को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता अपना सामान बेचने में। अगर वो नॉर्मल इंटरनल मार्केट में बेच रही हैं तो इंटरनल इनका प्रॉफिट हो जाता है। उसके बाद जो शरस में बेचती हैं उनसे काफ़ी हद तक प्रॉफिट हो जाता है। और उसके बाद जब बाहर बेचती हैं तो एक बड़े पैमाने में जब उनका बहुत बड़ा उत्पाद हो जाता है, टन में या क्विंटल में, तो ये बाहर उस रेट में, अच्छे रेट में ये बेच देती हैं और उनका घर परिवार अच्छे से चलता है। 4 लोगों को रोज़गार मिलता है, 10 लोग इससे जुड़ते हैं। तो ये काफ़ी एक तरह से उनको सशक्त बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आजीविका मिशन की दीदियों द्वारा यहाँ तैयार किए जाने वाले विभिन्न उत्पादों की पैकेजिंग और उसे बाजार तक ले जाने की तैयारी किस तरह की जाती है, आइए इसकी भी जानकारी लेते हैं। इसको पहले आसवन इकाई से जब फिल्टर होकर के आता है, उसके बाद स्टील के बर्तन में या फिर हमारे पास स्टील का जो मग होता है उसमें डाल करके, और इसे स्टील के ग्लास से धीरे धीरे हम ये डाल रहे हैं, क्योंकि अभी नई तकनीक जो आए हैं वो हम तक नहीं पहुंच पाया है, और वहाँ तक हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं, जिसकी वजह से उसी गिलास से हम डाल करके और छोटे छोटे 10 ml और 30 ml के बोतलों में भर करके पैक कर देते हैं। निकालने के बाद लेमन ग्रास के अवशेष का उपयोग कागज बनाने और इसके साथ ही साथ ईंधन के रूप में और साथ ही उर्वरक के उपयोग में भी किया जाता है।
इसकी फसल भूमि संरक्षण के लिए भी उपयोगी सिद्ध हुई है। सिंचित भूमि में तेल अधिक होता है अतः असिंचित अवस्था में उत्पादन कम होता है। हाल के वर्षों में इसके ताजे डंठल की मांग ज्यादा बढ़ी है और इसके ताजे डंठल को निर्यात भी किया जा रहा है। जब खेती अच्छी हो, बेरोजगारी दूर हो और आमदनी होती रहे तो किसानों का दिल भी आनंदित रहता है। अपने इसी आनंद को गीत और नृत्य के जरिए यहाँ के ग्रामीण दर्शा रहे हैं। इस गीत और नृत्य के साथ हम लेते हैं आपसे अगले अंत तक के लिए विदा।